हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस को डिटेल में हम कवर करेंगे, जिसमें पेस्टल एंड स्वॉट को इन डिटेल हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। फर्स्ट कौन सी टेक्निक, ये ओवरव्यू है। टेक्निक्स में सभी चीज़ें ओवरव्यू में कवर करिए। पेस्टल, ईटीओपी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर एनालिसिस, बेंचमार्किंग, सिनेरियो बिल्डिंग एंड फोरकास्टिंग, डेल्फी टेक्निक, इनपुट आउटपुट एनालिसिस एंड वैल्यू चेन। तो ये 10 टेक्निक्स है अपनी, तो वो हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें स्वॉट एंड पेस्टल हम इन डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्वॉट का फुल फॉर्म हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का उसका मीनिंग क्या है कि आइडेंटिफाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अलॉन्ग विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट। इसका क्या यूज़ होता है, तो हेल्प द मैनेज द अलाइन स्ट्रेटजीज विद इंटरनल कैपेबिलिटी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अपने पास विद इन ऑर्गेनाइजेशन कितनी हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ है किसी भी चीज़ को मीटअप करने के लिए, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, वहाँ से हमें स्वॉट एनालिसिस हम करते हैं तो हमें पता चलता है। फिर इसके एग्जाम्पल ये है कि मीडिया कंपनी मेड अ फाइंड स्ट्रेंथ इन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, weaknesses in high production cost, opportunities in digital streaming and the threat from the piracy। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मीडिया का हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे भी इन्होंने 4 चीज़ों में डिवाइड करा है कि ऐसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो स्ट्रेंथ या मीडिया कंपनी के लिए क्या है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वीकनेसेस क्या है इसकी, अपॉर्चुनिटी, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये इनकी वीकनेस है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी, डिजिटल स्ट्रीमिंग। ठीक है, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड पायरेसी इनकी जो है वो हो जाएगी थ्रेट में। ठीक है, तो हमें इस तरह से उसके 4 फोल्ड में उसको डिवाइड करा हुआ है, वो हमें इस तरह से पता चलेगा। फिर पेस्टल एनालिसिस, जहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म है। मीनिंग यही है कि स्टडीज़ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करी जा रही है, जहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो का हमने इन डिटेल समझ लिया है। तो वो ज़रूर से आप आई बटन पे जाके या तो प्लेलिस्ट में बिजनेस एनवायरनमेंट कॉमर्स 5 की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पर भी जाकर आप इन डिटेल देख सकते हो। इसका यूज़ क्या है, यूज़फुल फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पेस्टल यूज़ होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, जैसे कि रिटेल कंपनी है, मस्ट कंसिडर द गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज। तो ये आ जाएगा इसका P फॉर टैक्स पॉलिसीज। फिर E फॉर जो अपना है इकोनॉमिक, जहाँ पे इन्फ्लेशन सिचुएशन। फिर S फॉर अपने सोशल में चेंजिंग कंज्यूमर लाइफस्टाइल। ठीक है, चेंजिंग कंज्यूमर लाइफस्टाइल फर्स्ट था पॉलिसी। फिर E था इन्फ्लेशन। फिर पेस्टल में T फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, जो अभी टेक्नोलॉजिकल में चेंज आया वो। फिर लीगल, जहाँ पे लेबर लॉ कौन सा चेंज हुआ है वो। एंड लास्ट है एनवायरनमेंट, तो जहाँ पे है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रूल्स। ठीक है, तो इस तरह से रिटेल कंपनी भी इस तरह से पेस्टल एनालिसिस करती है। फिर ईटीओपी, जहाँ पे एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल हमें चेक करनी होगी, जहाँ पे ये एक स्ट्रक्चरल टेक्निक है टू आइडेंटिफाई द मेजर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है, ये भी आपको एमसीक्यू पर्पज़ के लिए याद रखनी है। इसका यूज़ क्या है, प्रायोरिटाइज द फैक्टर दैट हैव द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी बिजनेस। तो प्रायोरिटाइज करना उन सभी फैक्टर्स को जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उनकी स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एन एयरलाइन कंपनी, राइजिंग द फ्यूल कॉस्ट मे बी अ मेजर थ्रेट वाइल इंक्रीजिंग द टूरिज्म मे बी द स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो एयरलाइन के लिए क्या है, थ्रेट है कि अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है तो ये इनके लिए थ्रेट हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंड अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि अगर उस एरिया में टूरिज्म इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी उनकी बढ़ जाएगी। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस अगर हम देखें तो ये भी एक टेक्निक है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। असेसिंग द स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड मार्केट पोजीशन ऑफ द कॉम्पिटिटर। यहाँ पे कॉम्पिटिटर की पोजीशन हमने चेक करनी है कि वो कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहा है, वो कौन सी स्ट्रेंथ उसके पास है, कौन कौन सी हमारे कॉम्पिटिटर की वीकनेसेस है, मार्केट पोजीशन क्या है कॉम्पिटिटर की, तो वो हम पहले एनालाइज करते हैं। इसका मेन यूज़ यही होता है कि हेल्प इन गेनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, हम ये फ़ायदा इसलिए होगा कि कॉम्पिटिटर कहाँ पे लैग करा है, वहाँ पे हम अपना सही पॉइंट ला के उसको हम कॉम्पीट कर पाए। ठीक है,
जैसे कि टेलीकॉम कंपनी रेगुलरली एनालाइज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड नेटवर्क रीच ऑफ द राइवल। तो यही करती है, सभी लोग यही करते हैं। कॉम्पिटिटर को हमने पहले चेक करना है कि वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, कहाँ पे राइज कर रहा है, ठीक है, और जहाँ पे वो उसका कम पॉइंट आएंगे तो वहाँ पे हमने उस पॉइंट का फ़ायदा उठाना है। फिर फिफ्थ है टेक्निक अपने के इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसे पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल भी कहा जाता है। तो हम ये एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग दिस 5 फैक्टर्स। पहला है थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंस, ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटर है एंटर कर सकता है, ठीक है, कोई भी न्यू कमर आ सकता है। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, ठीक है, हमारे सप्लायर कैसे है, सप्लायर टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल वगैरह के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए रह रही है वो टाइम टू टाइम हमें मिल जाती है नहीं हमारे सप्लायर से, तो वो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग है। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बायर की क्या डिमांड है, बायर का प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर डिमांड कम ज़्यादा किस चीज़ पे, कब, सीजन वाइज, सभी चीज़ें हमें यहाँ पे पॉइंट करनी होगी। फिर थ्रेड ऑफ द सब्स्टिट्यूट, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में इसके जैसे और भी प्रोडक्ट अवेलेबल है डिफरेंट प्राइजेस में, डिफरेंट मतलब शेप में, क्वांटिटी में, ठीक है, तो हम कहाँ पे उसको और अलग कर सकते हैं, तो थ्रेड ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी है। एंड कॉम्पिटिटिव राइवलरी, ठीक है, तो और कंपटीशन भी मार्केट में है। तो इन 5 चीज़ों का हमने एनालाइज करना है, जहाँ पे यूज़ क्यों करा जाता है पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल को, विच हेल्प इन आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इससे पता चलेगा कॉम्पिटिटिव कितना, कॉम्पिटिशन कितना है मार्केट में और कहाँ से हमें कितना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। लाइक इन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री, राइवलरी बिटवीन द जोमेटो एंड स्विगी इज हाई, बायर हैव अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर एंड सब्स्टिट्यूट लाइक द डाइनिंग आउट आर ऑलवेज द प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे वही है कि अगर जोमेटो स्विगी वाले जो डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा चार्ज करे तो लोगों के पास यही पावर है कि वो भाई मतलब फेस टू फेस जाके रेस्टोरेंट से खाना खा ले, ठीक है, तो ये उनके पास पावर है। फिर बेंचमार्किंग टेक्निक है, जहाँ पे कंपेयरिंग द कंपनीज प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है, बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पहले से ही मेंटेन करेगा, ये हमें उसको फुलफिल करना है। लाइक विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, वो हमें हेल्प करेगी हमारी एफिशिएंसी को और एनहांस करने के लिए। लाइक द ऑटोमोबाइल कंपनीज बेंचमार्क द फ्यूल एफिशिएंसी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अगेंस्ट द ग्लोबल लीडर, ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करने हैं। लाइक ऑटोमोबाइल कंपनीज है तो फ्यूल एफिशिएंसी कितनी एग्जाम्पल की 100 होनी चाहिए, तो हमारी 95 तक जाती है, तो हमें हमारे बेंचमार्क है कि हमें 100 तक पहुंचना है। फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड, हमारी कार की सेफ्टी स्टैंडर्ड रेटिंग अगर देखें तो 10 होनी चाहिए, सॉरी अगर 9 होनी चाहिए तो हमारी 8.5 तक जाती है, तो 9 कैसे पहुंचेंगे, तो हमारी बेंचमार्किंग वहाँ से पता चलेगी, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। फिर सिनेरियो बिल्डिंग एंड फोरकास्टिंग, जहाँ पे डेवलपिंग अल्टरनेटिव फ्यूचर सिनेरियो लाइक द ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टू प्रिपेयर द स्ट्रेटेजीज, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जहाँ पे या तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए या तो रहे ही नहीं, ठीक है। इसका यूज़ करा जाता है कि रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग एंड द एग्जाम्पल अगर देखें तो आईटी फर्म में प्रिपेयर द सिनेरियो फॉर द फ्यूचर डिमांड अंडर द डिफरेंट एआई अडॉप्शन रेट, ठीक है, अगर एआई आने की वजह से आईटी फर्म में कितना कम ज़्यादा बदलाव आ सकता है वो हम फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फिर एक टेक्निक है डेल्फी टेक्निक, जहाँ एक्सपर्ट लोग इकट्ठा होते हैं, अपने अपना ओपिनियन देते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियंस आर कलेक्टेड थ्रू द मल्टीपल राउंड ऑफ द क्वेश्चनर फॉर द फोरकास्ट ट्रेंड विच इज़ यूजफुल इन अनसर्टेनिटी एंड रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे ये टेक्निक वहीं यूज़ होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंजिंग आता हो, लाइक द प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्रू द एक्सपर्ट कंसल्टेशन, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप पूरा बैठता है, जो एक्सपीरियंस वाला होता है वो अपनी अपनी राय रखते हैं और क्वेश्चनर करते हैं एक दूसरे के साथ, और मल्टीपल राउंड भी होते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कम रहेगी। फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस, जहाँ पे एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंस अमंग द इंडस्ट्री एंड द सेक्टर टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन वन अफेक्ट द अदर, ठीक है, यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे एक सेक्टर में बदलाव आएगा तो उसकी वजह से दूसरी इंडस्ट्री में कैसे चेंज आ सकता है। यूज़ होगी पॉलिसी प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग के लिए, लाइक द स्टील डिमांड इम्पैक्ट द ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, ठीक है, स्टील जैसी चीज़ में अगर बदलाव कम ज़्यादा प्राइस उसकी हो जाती है, डिमांड कम ज़्यादा हो जाती है, तो ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाएगा, जहाँ पे हम बोलेंगे उसको इनपुट आउटपुट एनालिसिस।
फिर है वैल्यू चेन एनालिसिस जो यूज़ करी जाती है इंटरनल प्रोसेसेस लाइक द इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस मार्केटिंग सर्विस, इन सबको एनालाइज करके बनाई जाती है टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। जिससे हमें पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर है उसके पास कितनी उसकी स्ट्रेंथ है और भी ज़्यादा। like they identify the area for the cost reduction and efficiency improvement, like the Amazon strengthen the logistic as the competitive advantage। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इवन अभी जेप्टो वगैरह सब चीज़ें आ गई है कि 10 मिनट में आपको सभी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो वो कितनी है कि अमेज़ॉन है, अगर प्राइम लेते हो तो 2 दिन में चीज़ें आ जाएगी। तो वो वैल्यू चेन एनालिसिस पे अपने लॉजिस्टिक पे कितना उन्होंने फोकस करा होगा, ऑपरेशंस पे मार्केटिंग कितनी करी है और सर्विस किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो तुरंत ले के जाते हैं और विद इन 2-3 डेज आपका जो कैश आपके अकाउंट में वापस से आ जाता है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी सर्विस वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी है इसलिए। फिर है हमारा पेस्टल एनालिसिस जिसको हम डिटेल में समझेंगे, जहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे पी फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, जहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर रिलेटेड द हाउ गवर्नमेंट एक्शंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जिस तरह कैसे गवर्नमेंट की एक्शंस एंड पॉलिसीज़ बिजनेस को अफेक्ट करती है। लाइक द गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर टैक्स पॉलिसीज़ है, सब्सिडरीज है, टैरिफ है, ट्रेड एग्रीमेंट कैन अफेक्ट द कॉस्ट एंड मार्केट एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे टैरिफ लगा दे, प्राइस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जहाँ पे हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो टैरिफ लगा ले, प्राइस पे रोक लगा दे या नॉन टैरिफ बैरियर क्वांटिटी पे रोक लगा दे, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे अफेक्ट करती है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब कि स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट एनकरेज द इन्वेस्टमेंट इंटेंसिबिलिटी और द सिविल अनरेस्ट कैन डिटर द बिजनेस एंड डिस्टर्ब द ऑपरेशंस। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, मतलब कोई गवर्नमेंट कितने लंबे समय से आपके कंट्री में रूल कर रही है तो वो भी इफेक्ट करेगी। फिर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड द टैरिफ, जहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज इन्फ्लुएंस द सप्लाई चेन कॉस्ट। ठीक है, आप कितनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपकी करी जा रही है, ठीक है, वो भी आपकी सप्लाई चेन पे अफेक्ट करेगी। फिर रेगुलेशन, जहाँ पे रेगुलेशन ऑन द लेबर लॉ, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड डिमांड द कॉम्प्लाइंस कॉस्ट। ठीक है, आप कौन से लेबर लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी आपके इंडस्ट्री में फॉलो करी जा रही है या नहीं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड एंड डिमांड आप किस तरह से मीटअप कर रहे हो, वो भी मेन है इसमें। फिर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पे द ईज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग द बिजनेस कैन अफेक्टेड बाय द रेड टेप। ठीक है, यहाँ पे कि आप कौन ऐसी कोई मतलब कंट्री में कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट करना है, रन करना है बिज़नेस को, तो वो कितना मतलब लाइसेंसिंग वगैरह में कितना आपको जल्दी हो जाती है चीज़ें, तो वो भी यहाँ पे अफेक्ट करेगी। फिर लाइक एग्जांपल देखें तो ब्रेक्सिट कॉज द यूके कंपनीज टू रिवेल्यूएट द रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी ड्यू टू द पॉलिटिकल चेंज। ठीक है, जहाँ पे हमने ब्रेक्सिट एक 4-5 कंट्रीज़ मिलके जो ट्रेड यूनियन उनका बनाया हुआ है, तो वहाँ पे अगर कोई कंट्री एग्जिट कर रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से कितना ट्रेड में चेंज आया, कौन कौन से रेगुलेटरी एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज में चेंज आया, वो पॉलिटिकल चेंज शो करता है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, जहाँ इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट द कंज्यूमर परचेसिंग पावर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल विच इज़ द बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो उससे पता चलेगा कि कंज्यूमर की परचेज पावर कितनी है। ठीक है, पहले एक चीज़ अगर 100 रुपये में मतलब अगर 1 kg पोटैटो आपको 10 रुपीज़ में मिल जाते थे, अभी उसके बढ़ के प्राइस 50 रुपये अगर हो गई है, तो अभी कितने ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो ये सभी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर आपको देखने हैं, जिसमें आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जहाँ पे ग्रोइंग इकोनॉमी सिग्नल द राइजिंग डिमांड और रिसेशन लोअर द कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, जितनी ज़्यादा इकोनॉमी में ग्रोइंग आएगी उतनी ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा डिमांड वो करेंगे, एंड दी रिसेशन जैसे सिचुएशन में कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी। फिर इन्फ्लेशन रेट है, जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन कैन इंक्रीज द कॉस्ट एंड रिड्यूस द कंज्यूमर परचेसिंग पावर। फिर इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे अफेक्ट दी बोरोइंग कॉस्ट, हाई रेट रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मैटर करती है, जहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट कैन रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम बट मे इंक्रीज द लेबर सप्लाई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना इनकम कम होती जाएगी, लेकिन फिर भी लेबर सप्लाई ज़्यादा रहेगी क्योंकि लोगों की डिमांड रहेगी इतनी। फिर एक्सचेंज रेट, जहाँ पे अफेक्ट द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कॉस्ट एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, वहाँ पे उनकी
एक्सचेंज रेट कितना अवेलेबल है मार्केट में, उससे भी अफेक्ट रहेगी। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एंड कॉम्पिटिटिवनेस कितना है। फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जहाँ पे इन्फ्लुएंस द बाइंग पावर, ठीक है, कंज्यूमर कितना कॉन्फिडेंट है किसी चीज़ को लेने के लिए, तो वो भी उसके बाइंग पावर शो कर रहे हैं। लाइक दी ड्यूरिंग द रेसेशन लग्जरी गुड्स कंपनी माइट सी द डिक्लाइनिंग सेल्स वाइल डिस्काउंट रिटेलर कुड सी द सेल्स ग्रोथ, ठीक है। जितनी रेसेशन जैसे सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है, तो वहाँ पे लग्जरियस गुड की डिमांड कम हो जाएगी और जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर सोशल फैक्टर, जहाँ पे सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सोसाइटल एक्सेप्टेंस ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिसेस, जहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। डेमोग्राफिक चेंज, जहाँ पे एज कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, अर्बनाइजेशन एंड ऑल अफेक्ट द मार्केट नीड। फिर कल्चरल ट्रेंड, जहाँ पे अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, लाइक दी सोशल एटीट्यूड ऑफ द बिहेवियर टुवर्ड द हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस इम्पैक्ट द प्रोडक्ट डिमांड, ठीक है। आपके लोगों की डिमांड अपने हेल्थ के लिए कितनी है, हेल्थ प्रोडक्ट के लिए कितनी आती है, सस्टेनेबिलिटी पे कितना लोग फोकस करें, वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे वो मैनेज करे, वो भी कल्चरल ट्रेंड में आ जाएगा। फिर लाइफस्टाइल चेंज, जहाँ पे राइज इन द रिमोट वर्क ड्राइव द डिमांड फॉर द होम ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर पे भी सभी डेस्क एंड ऑल, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, तो वो सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर एजुकेशनल लेवल, जहाँ पे अफेक्ट द वर्क फॉर स्किल एंड बायर सफिस्टिकेशन, ठीक है, जितना लोग ज़्यादा एडुकेट होंगे उतना ज़्यादा वो मतलब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे। फिर सोशल वैल्यू, जहाँ पे फैमिली ओरिएंटेशन, सोशल मोबिलिटी, एटीट्यूड्स टुवर्ड द जेंडर रोल्स कैन में अफेक्ट द मार्केटिंग एंड ऑपरेशन, ठीक है। सोशल वैल्यूज़ को आप कितना फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, फैमिली आपकी न्यूक्लियर फैमिली है और जॉइंट फैमिली है, या फिर सोशल मोबिलिटी आपकी कैसी है, आप कहीं पे भी मतलब फैमिली को छोड़ के अगर आप कहीं और जाना पसंद करते हो या नहीं करते हो, और ये सभी चीज़ें भी सोशल वैल्यूज़ में आ जाएगी। फिर लाइक अगर राइज ऑफ द veganism and environmental consciousness has pushed food companies like Beyond the Meat and Impossible Food to innovate the plant-based alternative, जैसे आजकल है ना वीगन प्रोडक्ट एंड दी जो सिर्फ वेगनिज़म पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट पे फोकस करना है जो सिर्फ प्लांट बेस्ड है, या फिर ऐसी चीज़ों पे जो वीगन वाले हैं तो वो नहीं खाते, दूध दही कुछ ऐसे कुछ चीज़ें नहीं खाते, तो उनको किस तरह से हम फूड प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये एक नई कंपनी, नया मार्केट इस्टेब्लिश हो गया है इन सभी चीज़ों की वजह से। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी और डिस्ट्रप्शन एक्सिस्टिंग मार्केट विद, तो टेक्नोलॉजी किस तरह से अफेक्ट करेगी इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, एआई एंड ऑटोमेशन अफेक्ट करेगी, ठीक है। इनोवेशन, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, जितने ज़्यादा इनोवेशन होगी, उतना ज़्यादा ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फोकस करा जाएगा। फिर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी, इंटरनेट पेनिट्रेशन, इन सब पे फोकस करा जाएगा, ठीक है, कि आपके पास जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें आप कितना एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंटरनेट पेनिट्रेशन के लिए। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन कीप द कंपनीज कॉम्पिटिटिव, ठीक है, जितने ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंपनी फोकस करेगी उतनी ज़्यादा उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहेगी। फिर टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल, जहाँ पे रैपिड टेक चेंजेस रिक्वायर कंटिन्यूस अडॉप्शन, जहाँ पे जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी रैपिड वे में चेंज होगी उतनी ज़्यादा जल्दी आपको अडॉप्शन की ज़रूरत होगी कि आप उतनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें। फिर साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज़ हो रही है इनोवेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, तो उतनी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की भी, मतलब वो डेटा को हमें सेफ रखने की भी ज़रूरत रहेगी। लाइक द नेटफ्लिक्स डिस्टर्ब द ट्रेडिशनल वीडियो रेंटल मार्केट बाय लिवरेजिंग ए स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कि आजकल हमें पता ही है अगर मूवी देखने कोई इतना ज़्यादा नहीं है जल्दी, ठीक है, अगर 2 महीने में हमें पता है 2 महीने में कहीं ना कहीं कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है, तो वो यही एक टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जहाँ पे environmental awareness is ecological pressure are increasingly critical for the sustainable operation, कैसे, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज एक इफेक्ट हो सकती है, जहाँ पे इम्पैक्ट द रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी, ऑपरेशनल रिस्क, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, जहाँ पे एमिशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट लॉ एंड कैन इंक्रीज द कंप्लायंस कॉस्ट, ठीक है, कि हमें एनवायरमेंटल रेगुलेशन को हमने फॉलो करना है, तो मतलब उसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट लॉ एंड हमने फॉलो करे हैं या नहीं। फिर सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, जहाँ डिमांड फॉर द कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर फॉर द ग्रीन प्रोडक्ट एंड एथिकल सोर्सिंग, ठीक है, आप कितना ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हो, ठीक, कंज्यूमर है, इन्वेस्टर है, वो ग्रीन प्रोडक्ट एंड एथिकल सोर्सिंग पे कितना फोकस कर रहे हैं, वो मेन है।
फिर नेचुरल एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जहाँ पे स्कैरसिटी कैन इंक्रीज प्राइजेस और रिक्वायर न्यू सोर्सिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल कितने हैं हमारे कंट्री में है हमारे पास, वो भी अफेक्ट करेंगे न्यू सोर्स स्ट्रेटेजी के लिए। फिर कार्बन फुटप्रिंट, जहाँ पे कंपनी एक्सपेक्टेड टू मेजर द रिड्यूस द एमिशन, जहाँ पे आपको कार्बन फुटप्रिंट पे फोकस करना है। ठीक है, कि कौन सी कंट्री ऐसी है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो कम से कम कार्बन एमिट कर रही है। ठीक है, उसके बदले उसको क्रेडिट मिलते हैं। फिर लाइक द एग्जाम्पल देखें तो ऑटोमोबाइल कंपनी इन्वेस्टिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्यू टू द स्ट्रेंथेंड एमिशन रेगुलेशन एंड कस्टमर डिमांड फॉर द सस्टेनेबिलिटी। फिर लीगल फैक्टर्स कौन से हैं, जहाँ पे लीगल फैक्टर्स कवर द लॉ एंड द बिजनेस मस्ट कंप्लाई विद द इन्फ्लुएंसिंग ऑपरेशनल लायबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। जहाँ पर देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, जहाँ इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट सेफ्टी एंड फेयर मार्केटिंग पे। फिर एम्प्लॉयमेंट लॉ है जो रेगुलेट करता है वेजेस, मतलब कितने मिनिमम वेज होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना सबको अपॉइंट करना है, वो सब चीज़ें। फिर हेल्थ एंड सेफगार्ड भी, जहाँ पे रेगुलेशन पे जहाँ पे प्रोटेक्ट करता है वर्कर एंड कस्टमर को। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जहाँ प्रोटेक्ट करता है इनोवेशन एंड ब्रांड आइडेंटिटी पे। डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ जो इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका एग्जांपल है कि EU जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR हैज़ फोर्स कंपनीज वर्ल्ड वाइड टू एनहांस द डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस। फिर पेस्टल किस तरह से बिजनेस में यूज़ करा जाता है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, टू अलाइन बिजनेस मॉडल विद द एक्सटर्नल रियलिटीज़ के साथ। फिर रिस्क मैनेजमेंट विच आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल थ्रेट्स ओनली अर्ली। फिर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए रिकॉग्नाइज द इमर्जिंग ट्रेंड और द गैप इन द मार्केट। फिर मतलब बिजनेस किस तरह से पेस्टल को यूज़ करेगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए कि हमें कितना एक्सटर्नल रिस्क हो सकता है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि मार्केट में कौन कौन सी इमर्जिंग ट्रेंड्स है जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, फिर मार्केट एंट्री डिसीजन के लिए जहाँ पे हमें पता चले कि कहाँ से हमें पोटेंशियल बैरियर एंड फैसिलिटीज़ हमें मिल सकती है, फिर इन्वेस्टमेंट अप्राइजल के लिए जहाँ पे अंडरस्टैंड द मैक्रो इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी इम्पैक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए तो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी वुड यूज़ द पेस्टल रिन्यूएबल एनर्जी किस तरह से एनालाइज हाउ द गवर्नमेंट सब्सिडीज, जो है पॉलिटिकल आ जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी या नहीं उसमें। फिर राइजिंग द एनर्जी कॉस्ट जहाँ पे इकोनॉमिक में आ जाएगी। फिर इंक्रीजिंग सोशल एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो सोशल में आ जाएगी पेस्टल में। ठीक है, फिर टी फॉर टेक्नोलॉजी में न्यू सोलर टेक्नोलॉजी आ गई। फिर पेस्टल में ई फॉर और क्लाइमेट रेगुलेशन पे फोकस करेंगे जो एनवायरमेंटल में आ जाएंगे। लीगल में आ जाएंगे लॉ अफेक्टिंग द लैंड यूज़। ठीक है, हमने जो लैंड यूज़ करी है इस रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पे हमने इंडस्ट्री वो कंपनी बनानी है उसके लिए, तो वो आ जाएगी लीगल में, विच इम्पैक्ट इट्स बिजनेस। फिर नेक्स्ट है अपना स्वॉट का स्ट्रेंथ, जो फर्स्ट इसका एस है, इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर है, जो मेन क्या दिखाता है, कोर कॉम्पिटेंस हमारे पास कितने हैं, स्पेशल स्किल और एक्सपर्टाइज हमारे इंटरनली कंपनी के पास कौन कौन सी है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन एंड कस्टमर लॉयल्टी दिखाता है कि हमारा कस्टमर हमारे पास कितने लंबे समय से है। फिर एफिशिएंट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी कितनी है हमारे पास, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, गुड एक्सेस टू द कैपिटल, क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। फिर ह्यूमन रिसोर्स कितनी अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है या नहीं, टैलेंटेड एम्प्लॉय है या नहीं अपने इंटरनली हमारे पास, मार्केट पोजीशन क्या है हमारी। ठीक है, मार्केट में हमारा शेयर क्या है, तो वो सब स्ट्रेंथ में आ जाएगा। लाइक द एप्पल स्ट्रेंथ द लाई इन इनोवेटिव डिजाइन कैपेबिलिटी, अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम एंड ब्रांड लॉयल्टी। फिर डब्ल्यू फॉर द वीकनेस, जहाँ पे इंटरनल नेगेटिव फैक्टर है जो लिमिटेड करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज और द हाई डेट, मतलब हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, हमने उसका इस्तेमाल करके ही प्रोडक्शन करना है। वीक ब्रांड प्रेजेंस है द नेगेटिव रेपुटेशन, अगर हमारी कंपनी की कोई नेगेटिव रेपुटेशन है तो वो वीकनेस में आ जाएगी। फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नेगेटिव में वीकनेस में आ जाएगी। फिर पुअर लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर सही नहीं है, ठीक है, अगर हमें हमारा रॉ मटेरियल कहीं हमसे बहुत दूर है और हमारा फैक्ट्री बहुत दूर है तो वो एक पुअर लोकेशन भी डिस्टर्ब करेगा। फिर स्किल गैप इन स्टाफ मैनेजमेंट, अगर आप प्रॉपर स्टाफ मैनेजमेंट नहीं है, एम्प्लॉय वर्क करे वो स्किल नहीं है तो भी वीकनेस में आ जाएगा। फिर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी और क्वालिटी इशू, ठीक है, बार बार क्वालिटी इशू आता है, वो भी हमारे वीकनेसेस में आ जाएगी। जिसका एग्जाम्पल देखें तो स्टार्टअप में हैव द ग्रेट आइडिया बट द लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन एंड द फाइनेंशियल बैकिंग।
फिर ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ जो है एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर, जहाँ पे एक्सपांडिंग द मार्केट और कस्टमर सेगमेंट, ठीक है, हम जो सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो सेगमेंट मीन्स द ग्रुप, ठीक है, हम जो ग्रुप बना रहे हैं कि मैंने जो ग्रुप सिलेक्ट करा है कस्टमर का कि मुझे इसे सर्व करना है, लाइक द वुमेंस में भी हमने सिलेक्ट करा है कि जो यंग वुमन है, लाइक 15 से लेके 35 तक की एज वाली है, उनके ड्रेसेस की हम बात करें तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको नए नए ट्रेंड वाले कपड़े पहनना पसंद है, तो ये एक्सपांड कर सकते हैं वहाँ पे हम मार्केट को। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड एनेबलिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड दी सर्विस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा एक फ़ायदा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशन फेवरेबल टू द बिजनेस, फेवरेबल है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर शिफ्टिंग द कंज्यूमर प्रेफरेंस लाइक द राइजिंग डिमांड फॉर द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी इको फ्रेंडली है या तो हम सस्टेनेबिलिटी पे ऑलरेडी फोकस करें तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारा जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है हमारे और शिफ्ट होगा। फिर कॉम्पिटिटर्स वीकनेस एंड द मार्केट एक्सिस्टिंग, अगर हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर वीक है तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सेस टू द न्यू मार्केट, हमारे पास चांस है कि हम न्यू मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्लोबलाइजेशन, लाइक द टेस्ला कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड फॉर द क्लीन एनर्जी व्हीकल सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। फिर एक थ्रेट, जहाँ पे एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर है, एक थ्रेट जहाँ पे हम अगर देखें तो हमें कौन कौन सी डर रह सकता है, लाइक दी इकोनॉमिक डाउनटर्न, द रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, अगर मतलब बहुत ज़्यादा मंदी वगैरह चल रही है तो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे। फिर इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन ऑन द और द मार्केट सैचुरेशन, ठीक है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाए कॉम्पिटिशन। फिर चेंजिंग द रेगुलेशन इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट से रिलेटेड रेगुलेशन ही चेंज हो जाए, ठीक है, जो चीज़ें पहले लीगल थी अभी इलीगल हो जाए। फिर टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी हमारे पे अफेक्ट करेगा कि कोई चीज़ जो कोई प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलेट हो जाए। फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और द रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज, ठीक है, रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो जाए या तो हमारा जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाए, सप्लायर हमें टाइम पे सप्लाई ना करे रॉ मटेरियल, तो भी एक ये थ्रेट है हमारे लिए। फिर नेगेटिव सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अफेक्टिंग द रेपुटेशन, ठीक है, सोशल मीडिया पे हमारे कंपनी की बुराई हो जाए, ठीक है, नेगेटिव कमेंट आना स्टार्ट हो जाए तो वो भी हमारे रेपुटेशन पे अफेक्ट करेंगे। लाइक द कोडक फेस द थ्रेट फ्रॉम द डिजिटल फोटोग्राफी रिवोल्यूशन दैट डिस्टर्ब इट्स ट्रेडिशनल फिल्म बिजनेस, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस के प्रोसेस अगर देखें तो स्टेप 1 वही है, डेटा कलेक्ट करना है। डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा, वाई इंटरनल ऑडिटर के थ्रू, कस्टमर फीडबैक, मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये सब करके हम डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर स्टेप 2 है अपना आइडेंटिफाई करेंगे की फैक्टर्स कौन से हैं, लाइक द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट बेस्ड ऑन द कलेक्टेड डेटा। फिर स्वॉट मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे हमने अभी 4 क्वाड्रेंट बनाया था ना, ऐसा वाला। फिर 4th स्टेप हम करेंगे स्ट्रेटेजिक इवेल्यूशन करेंगे कि कैन बी यूज टू सीज द अपॉर्चुनिटी एंड काउंटर द थ्रेट एंड हाउ वीकनेसेस कैन ओवरकम और दी मिनिमाइज। हम फिर इवेल्यूएट करेंगे कि हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या क्या है, एंड लास्ट में हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे कि कौन सी चीज़ हम पे हमें फोकस करना है। रोल क्या स्वॉट का इन बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस में, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा वो। फिर एनहांस द डिसीजन मेकिंग, हम इससे डिसीजन ले पाएंगे कि हमारे स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग हमने इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फिर अलाइनमेंट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस मार्केट डायनेमिक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज बार बार होते रहते हैं, तो हमें हमें मतलब सभी चीज़ों को बैलेंस करने में हेल्प रहेगी। फिर सपोर्ट द अदर टूल लाइक दी पेस्टल एनालाइज बाय फोकसिंग द स्पेसिफिकली ऑन द फर्म्स कैपेबिलिटी रिलेटिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, स्वॉट की मदद से हम पेस्टल पे भी फोकस कर सकते हैं। फिर सिनेरियो प्लानिंग, जहाँ पे हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है, तो फ्यूचर सिनेरियो हम अभी से उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। फिर एनहांस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जहाँ पे आई अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, कंपनीज कैन पोजीशन देमसेल्फ बेटर अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर। फिर फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, ठीक है, जहाँ पे हम हमारे कंपनी कम्युनिकेट करेगी मैनेजमेंट के साथ, टीम्स के साथ, कि हमें किस तरह से और कंपनी के मतलब कंपनी एक्चुअल में कितनी वेल्दी है, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन वो अच्छे से ले सकती है। फिर वर्सेटाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पे वेरियस इंडस्ट्री, बिजनेस साइज एंड एरिया सच एज मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल चेंज पे हम फोकस कर सकते हैं। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, जहाँ पे रिक्वायर द मिनिमम रिसोर्सेज टू परफॉर्म, मेकिंग इट एन एफिशिएंट टूल फॉर द प्राइमरली एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं हमारा जो डिसीजन हमने लिया है वो भी हमें यहाँ से पता चलेगा। फिर प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, जहाँ पे
इनवर्ड एंड आउटपुट कॉम्प्रहेंसिवली फॉस्टरिंग अवेयरनेस ऑफ द इंटरनल कैपेबिलिटी एंड एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस पे हम फोकस कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।